हुआ था वहाँ 12% लगभग हुआ था आगरा शहर में, और 14% हुआ था फतेहपुर सीकरी लोकसभा में। यानी कि प्रति घंटा 6% मतदान जो लगाया जा रहा है, जो अब तक वोट पड़ा है, वो उसका मायने यही है कि प्रति घंटा 6% मतदाता अपना मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। ये स्पीड बनी रहनी चाहिए, और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक अपने मताधिकार का उपयोग नहीं किया है, उनसे बड़ा विनम्र अनुरोध है कि वो घर से बाहर निकलें, गर्मी की परवाह ना करें, कोई भी काम हो उसको थोड़ी देर डिले करके अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करें। तो हमारे इस पैनल में, मन की बात मशीन में, हमारे पैनल में इस समय ये शामिल हैं पंकज अग्रवाल साहब, आप व्यापारिक नेता हैं और सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हैं। डॉक्टर शरद चंद्र भारद्वाज साहब, आप प्रोफेसर हैं आगरा कॉलेज में अर्थशास्त्र विभाग के। नंदनंदन गर्ग साहब शहर की सांस्कृतिक सामाजिक शख्सियत हैं और काफ़ी लंबे अरसे से सामाजिक क्षेत्रों में आप सक्रिय हैं, सांस्कृतिक क्षेत्र में आप एक्टिव हैं, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के हैं, आनुषांगिक संगठन है जो RSS, वो उसमें काफ़ी सक्रिय हैं। और रवि प्रकाश अग्रवाल साहब, आप राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और लंबे अरसे से राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो सबसे पहले पंकज जी आप बात करें, अब सीधे हम अपने स्थानीय उस पर आ जाएं। 14 में हमने भारतीय जनता पार्टी को जिताया, 19 में हमने भारतीय जनता पार्टी को जिताया, और अब फिर 24 में विकास के नाम पर, मोदी जी की गारंटी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी वोट मतलब समर्थन मांग रही है मतदाताओं का। आप क्या सीन देख रहे हैं? आप वोट कास्ट करके आए हैं, आपके मन में क्या बात रही? हम ये नहीं पूछेंगे कि कौन से राजनीतिक दल को दिया, लेकिन किन मुद्दों पर, किस विषयों पर, किन बातों को ध्यान में रखते हुए आपने अपना मताधिकार का उपयोग किया? देखिए, सुरक्षा के लिहाज से वोट किया गया, सुरक्षा व्यापारियों की। दूसरा, थोड़ा जो विकास अपने देखा है मैंने रेलवे में, अभी जो मोदी जी ने 14,000 करोड़ रुपए की घोषणाएं की और कई स्टेशनों का विकास हो रहा है, तो देश में जैसे राम मंदिर अभी मोदी जी के द्वारा ही मिला है, जनता को एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है जो वर्षों से चली आ रही थी। वो दर्शन पर्यटक की नगरी से और दृष्टिकोण से, जनता के उससे, जो राम मंदिर बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, उस पर ये मोदी जी के द्वारा मिला है। शरद जी, क्या आपने भी वोट किया होगा आज, तो क्या माहौल आपको दिखा वोटिंग स्टेशन पर, और क्या मतलब क्या उत्साह था लोगों में, किस प्रकार का माहौल लगा आपको? आज सुबह मैं साइकिलिंग के लिए निकलता हूँ, उस टाइम पर मैंने देखा था कि अच्छी खासा जन सैलाब की तरफ से कहूँगा कि लोग वोट के लिए निकल रहे थे सुबह। राजा मंडी, गोकुलपुरा, संजय, क्या कहते हैं, नागरी पिचारनी। आपका बूथ कहाँ पर, कौन से बूथ में आपका वोट? मेरा नागरी पिचारनी। नागरी पिचारनी। तो वहाँ पर मैं देख रहा था, पर अभी जब मैं आया, मैंने अपना मताधिकार का प्रयोग अभी किया है, तो इस टाइम पर जो बस्ते लगे हुए थे वो बिल्कुल इस टाइम में नज़र नहीं आ रहे थे, नज़ारत थे बिल्कुल एकदम अपना, क्योंकि गर्मी का टाइम बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो इस टाइम पर उतना उत्साह और उमंग मेरे को आम मतदाता में नहीं दिखाई दे रहा था। जी। कुल मिलाकर के मैं समझता हूँ कि 3 बजे के बाद, जो बाकी तो विश्लेषण आप लोगों के पास आता रहेगा, पर 3 बजे के बाद फिर वोटिंग होगी। ये बीच का टाइम काफ़ी गर्मी की वजह से, हाँ, वैसा टाइम है, टेम्परेचर भी 43-44 पहुँच रहा है, तो इसलिए ये टाइम, बीच का टाइम थोड़ा सा नीरस रहेगा। उसके बाद का समय मैं समझता हूँ कि अच्छा मत का प्रयोग होगा। जी, तो रवि प्रकाश जी, आपको क्या लगता है कि वोटिंग परसेंटेज इस वर्ष कैसी रहेगी, क्योंकि काफ़ी गर्मी में ये चुनाव हो रहे हैं, क्या गर्मियों का असर इन चुनावों पर पड़ता दिख रहा है आपको? देखिए, और इसका लाभ और हानि आपकी नज़र में किसे मिलेगी? देखिए, मैं एक बात ही कहना चाहूँगा जी, कि अभी तक 2014 के चुनाव हुए, 2019 के चुनाव हुए, 2014 का जो चुनाव हुआ, उसमें एक बदलाव के लिए चुनाव था। जी, जनता ही चाहती थी बदलाव हो। कांग्रेस की मतलब बहुत दिन हो गए थे सरकार चलाते चलाते, तो लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा था, लोगों को लगा कि जो चेंज आना चाहिए, उसके लिए चेंज के लिए चुनाव लगाया गया। 2014 का चुनाव, उसका 2019 का चुनाव आया, तो मैं समझता हूँ उसमें जितने वादे किए गए थे, चाहे वो राम मंदिर वाली बात थी, हिंदू मुसलमान वाली बात थी, जो कुछ थी, लोगों को उन मुद्दों भटका करके वो चुनाव 2014 का जीता। उसके बाद 2019 का चुनाव आया, तो उसमें जो है एक पुलवामा का अटैक हुआ जी, उस अटैक के चक्कर में लोगों को ये लगा कि राष्ट्र का अगर कोई हित कर सकता है तो ये मोदी कर सकते हैं।
तो वो एक जो लोगों में एक भावना जो पैदा हुई उसकी वजह से वो चुनाव हुआ और 2019 में एक ज्वार सा आया और वो 2019 चुनाव भी उन्होंने करा। लेकिन जब 10 साल के बाद जब लोगों ने देखा कि जो बेसिक मतलब जो लोगों की ज़रूरतें हैं, चाहे वो महंगाई है, भ्रष्टाचार है, चाहे उसकी मतलब लोगों की आमदनी है, फसल का मूल्य किसानों के लिए, मनरेगा वाली बातें, जो कुछ बातें थी, तो लोगों को लगा कि हम तो जिस जगह से चले थे हम वहीं पर खड़े। जनता को लगने लगा कि मतलब हम जहाँ से चले थे वहीं के वहीं अभी भी खड़े हुए हैं। तो जनता ने इस बार आप देखिएगा जो 19 के अंदर माहौल था, आज के माहौल में आप देखिएगा जब आपके जो सब लोग जा रहे हैं क्षेत्र में, जो लोग चिल्ला चिल्ला कहते थे मोदी मोदी मोदी, या जो एक हवा थी वो हवा नहीं है, केवल एक अंडर करंट है वो जो है, और वो अंडर करंट ऐसा है कि लोगों को मालूम पड़ रहा है, बिल्कुल मतदाता चुप है। मतलब आपका कहना है अंडर करंट मोदी जी के विरोध में? मैं नहीं कह सकता कि विरोध में जाएगा किसमें जाएगा, लेकिन इतना निश्चित है कि जो वोट कम पड़ रहा है वो वोट वो कम पड़ रहा है कि जो कि जोश में चिल्लाता था, चिल्ला के जाकर वोट डाल के आता था, वो हो सकता है कि वो मतदाता अपने घर में बैठा रहे और वो वोट न दे। और मैं समझता हूँ जो अभी 2 चरण हुए हैं उसमें जो कम हुआ है वोटिंग परसेंटेज जो कम हुई है, तो मुझे तो निश्चित मान लीजिए कि वोटिंग परसेंटेज तो इस बार भी कम हुई होगी। तो उसका आपका कहना है कि उसका नुकसान बीजेपी को हो रहा है? अब उसका नुकसान बीजेपी को नहीं, आप ही तो कह रहे हैं ना कि जो चिल्ला कर देता था वो नहीं दे रहा। बात तो निश्चित मान लीजिए कि इस बार बीजेपी को नुकसान होने जा रहा है, और जो ये 400 पार का नारा लगा रहे थे वो 400 पार का नारा क्या है, अब कि ये 200 पार भी कर लें मेरे हिसाब से तो बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि देखिए दो चीज़ें हैं, ये चुनाव इस बार मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, इस बार चुनाव हवा पे नहीं हो रहा है। मुद्दों पे कहाँ हो रहा है रवि प्रकाश जी? या तो ये आप किसी भी चैनल उठा के देख लीजिए, हर जगह महंगाई की बात चल रही है, भ्रष्टाचार की बात चल रही है, लोगों की अग्निवीर योजना जो युवा जितना भी है, ये अग्निवीर योजना में लोग अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, लोगों को बेरोजगारी में लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। और एक बात और भी सबसे बड़ी बात मुझे जो दिख रही है, मैं हालांकि कांग्रेस से कोई संबंध मेरा नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने अपने जो 5 वादे किए लोगों से, एक बेरोजगारी के संबंध में 25 लाख लोगों को नौकरियाँ देंगे, 1 लाख रुपये जो है लोगों को महीना को पेंशन मिलेगी, और लोगों को जो है जो किसान हैं उनको जो है उनका दुगना फसल का मूल्य मिलेगा, वाजिब मूल्य मिलेगा। तो ये 4-5 उन्होंने जो मुद्दे और 25 लाख तक का जो है हेल्थ का इंश्योरेंस का, तो ये जो किया है इससे मतलब जो है लोगों को ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। नंदन जी, रवि जी की बात में आगे बढ़ाता हूँ, क्या आपको लगता है कि ये बदलाव का चुनाव है या फिर भरोसे का चुनाव है? जो विगत 10 वर्षों में केंद्र में भाजपा की सरकार है, वो भरोसा जीत पाई है या नहीं, उसका आकलन इस चुनाव में होगा? देखिए, हमेशा लोकसभा का चुनाव जो होता है वो देश की सरकार के लिए होता है, और कोई भी व्यवस्था हो, दुनिया का सबसे छोटा देश हो या दुनिया का सबसे विकसित देश हो, ऐसा किसी व्यवस्था में नहीं होता कि सुधार की गुंजाइश ना हो। कुछ प्रतिशत लोग, उनको आप असंतुष्ट ना कहें, कुछ प्रतिशत लोग इतने देश के प्रति चिंतित होते हैं कि वो हमेशा ये कामना करते हैं कि हमारे देश में ये सुधार और होना चाहिए, ये सुधार और होना चाहिए। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, सन 2014 तक ऐसा कोई दिन, कोई हफ्ता नहीं जाता था कि देश में कहीं भी एक जगह बम नहीं फट रहा हो, सिक्योरिटी ब्रीच ना हो रही हो, बॉर्डर पर सिक्योरिटी ब्रीच ना हो रही हो। करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति नष्ट होती थी, सैकड़ों हजारों जाने जाती थी। क्या 2014 के बाद ऐसा हुआ? इंटरनेशनली कुछ भी होता था हम हाथ जोड़ के गिड़ियाते थे, अरे भैया बचा लो। अब क्या है, अब जो अपराधी था, जो आक्रामण करता था, आज वो कह रहा है भैया मुझे बचा लो। तो ये भी जरूरी है, इसके लिए भी वोट किया जाता है। साइंस की हो, टेक्नोलॉजी हो, अंतरिक्ष हो, भारत ने कितनी तरक्की की है। अभी भाई साहब जिक्र कर रहे थे, कोई सा भी परिवहन हो, चाहे जल परिवहन हो, चाहे थल परिवहन हो, चाहे रेलवे हो, चाहे सड़कें हो, एयरपोर्ट हो, कितना विकास हुआ है। जितना, सच बात यह है कि जितना 70 साल में नहीं हुआ उतना 10 साल में हुआ है। ऐसे बहुत सारे विषय हो सकते हैं जिसमें अपेक्षित विकास नहीं हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जिन चीज़ों के विकास हुआ है, जो डेवलपमेंट हुआ है, सबसे बड़ा है कि हम एक मजबूत, सशक्त और एक प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में आज इंटरनेशनल मंच पे हमारी सुनी जाती है। 70 से अधिक देशों में विभिन्न विपरीत परिस्थितियों में हम अपने नागरिकों को निकाल के लाए, और ऐसा भी हुआ है जब कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस,
जर्मनी ने अपने नागरिकों को मना कर दिया, भाई सॉरी हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हम अपने साथ साथ उन देशों के नागरिकों को भी निकाल कर लाए हैं। कतर जैसे मुस्लिम कंट्री में जहां देशद्रोह के अपराध में 7 हमारे पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा सुना दी गई, वहां से भी हम अपने नौसैनिकों को बड़े आराम से सुरक्षित वापस लेके आए। ऐसा कभी हुआ है? अच्छा नंद जी, यदि हम बात करें 2014 से अब ये तीसरा चुनाव है, आम चुनाव है, मोदी अब की बार मोदी सरकार, 2014 में ये नारा लगा, 2019 में वो बात हुई मोदी है तो मुमकिन है, और अब मोदी की गारंटी। आपको क्या लगता है इन 15 वर्षों में सबसे प्रभावी कौन सा बात रहने वाली है इन तीनों में? देखिए, प्रभावी जो बात रहने वाली है वो मोदी गारंटी है, कोई भाई अन्यथा ना ले। कांग्रेस ने जो गारंटी हरियाणा में दी, जो मध्य प्रदेश में दी, वो राजस्थान में दी, उसको कितना पूरा किया? उन्होंने कहा था कि सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में ये कर्जे माफ कर देंगे, वो कर्जे माफ कर देंगे, लोगों की जमीनें बिक गई, नोटिस हो गया, कौन सी गारंटी पूरी हुई है? कोई गारंटी नहीं है। मैं तो चुनाव आयोग से ये निवेदन करता हूं कि अगर कोई भी पार्टी, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई गारंटी देता है तो उसके अध्यक्ष और महामंत्री, जो भी महासचिव है राष्ट्रीय स्तर के, उनसे एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने एफिडेविट लिया जाना चाहिए और उसमें टाइम बाउंड गारंटी वो दें, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो। और अगर वो जवाबदेही तय होनी चाहिए, जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए उनके खिलाफ, नहीं है तो फिर वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मुकदमा कायम होना चाहिए। आपराधिक क्रिमिनल है, आपकी सही बात है, जवाबदेही तय होनी चाहिए, सही होती है, समय अवधि होनी चाहिए, प्रधानमंत्री तक की देखिए होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, आप बड़े भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य बात है कि इसमें समय अवधि अवश्य होनी चाहिए कि हमने कोई गारंटी या किसी कार्य का समय दिया, एयरपोर्ट का दिया, किसी भी चीज का दिया, उसमें ये अवश्य होना चाहिए ये इतने समय में, ये कार्यकाल में ये पूरा हो जाएगा, अगले कार्यकाल में आपको ये कार्य। बिल्कुल, मैं इस बात में एक बात कहना चाहूँगा कि 2014 से पहले पार्टियों में घोषणा पत्र मिला करते थे, किसी में गारंटी की बात नहीं हुआ करती थी। ये होती थी कि हमारा घोषणा पत्र है, हमें लागू करेंगे। ये गारंटी शब्द भी मोदी द्वारा लाया गया है और गारंटी उन्होंने दी है। और मैं एक बात तो कहना चाहूँगा, 10 साल सरकार रही, सबसे पहले चुनाव में भ्रष्टाचार की बात थी। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं ईमानदारी से बताते हैं क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ है? बताता भ्रष्टाचार 10 गुना बढ़ गया पहले से। जो काम 50 रुपये में होता था वो 500 रुपये में होता है, जो काम 1000 रुपये में होता है 10,000 रुपये में होता है। तो भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है और भ्रष्टाचार की गारंटी दी जा रही है। 10 साल की सरकार भी तो आपकी सरकार थी, तो क्या किया उन्होंने सरकार में? जनता देख रही है, जनता मूर्ख नहीं है, जनता एक बात को जानती है, जनता उस चीज़ को तोड़ रही है। चलिए डॉक्टर शरद चंद्र से जानते हैं। डॉक्टर शरद, आप 2014, 19 और 24 के चुनाव में 24 के चुनाव को बाकी 2 चुनावों से कैसे अलग मान रहे हैं, किस तरीके से अलग मान रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात, अभी मैं आप लोगों के जो विचार सुनना था उसमें मन में अभी एक बात आई कि मैंने जो देखा, लोकतंत्र का मतलब आम आदमी की आवाज़ को सुनना और आम आदमी की आवाज़ पर कुछ ना कुछ कार्रवाई करना, जो कि पिछले कुछ समय से बड़ा नीरस है। ये माहौल केवल कुछ ही लोगों का सुना जाता है, हर व्यक्ति का नहीं सुना जाता है। वातावरण बिल्कुल दूसरे तरह का हो चुका है। इस टाइम पर स्थितियाँ ये हैं कि अगर कोई बोलता है तो उसके पीछे तमाम एजेंसियाँ अपने लोकतांत्रिक अधिकार की बात करता है या कोई भी बात करता है तो उसको कहीं ना कहीं थपेड़ दिया जाता है पूरी तरीके से। ये अपने आप में बड़ी कष्टदायक स्थिति है, चाहे वो कांग्रेस का समय रहा हो, चाहे वो इस समय में बीजेपी का समय हो। बीच का केवल एक कार्यकाल मैंने थोड़ा सा क्या काफ़ी अच्छा पाया था, वो था अटल जी के समय का। उसमें तब भी वास्तविकता में बिल्कुल राजनीति से अलग हट करके बात कर रहा हूँ। अटल जी के समय में मैं देखता था कि आम आदमी बहुत संतुष्ट था, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत था। स्वर्ण चतुर्भुज योजना जैसी योजनाओं को बहुत पूरे विश्व में उसको सराहा गया। ये कुछ ऐसे कार्य हुए कि जो हमेशा अविस्मरणीय रहेंगे। पर वर्तमान में कुछ ही चीज़ों को लेकर के हम लोग केंद्रित हैं। जनता को इतना सोचने का मौका नहीं दिया जा रहा है कि हमारे देश को युवा भारत कहा जाता है।
और युवा भारत में मतलब 55% से ऊपर जनसंख्या हमारी युवा है। सबसे बड़ी अनिवार्यता रोजगार की है कि रोजगार का बात आते ही हम लोग बगले झांकने लगते हैं, उसके कोई अवसर नहीं मिल रहे हैं हम लोगों को। भाई आप मंदिर बनाएं, बहुत अच्छी बात है, हमारी धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा हुआ। मैं राजनीति से बिल्कुल अलग हट करके बात कर रहा हूँ। एक शिक्षाविद होने के नाते हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा देश को युवा भारत कहा जा रहा है, तो उन युवाओं को किस तरह से रोजगार के अवसर मिलेंगे, कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर उत्पन्न कराए जाएं। केवल हम इन्हीं बातों में महंगाई तो मैं इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ, एक बात कहूँगा, ग्राफ है, ऊपर भी जाता है, नीचे भी आता है, फिर ऊपर जाता है। ये एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत अच्छा प्रतीक है। पर कुल मिलाकर के रोजगार के अवसर में एक टीचर होने के नाते कहूँगा, क्योंकि मेरे पास से युवा निकलता है, वो हमारा मुंह देखता है, हमसे पूछता है, हम ये चाहते हैं कि युवा लोगों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न हो। मतलब आपकी नज़र में वो नहीं मिल पा रहे हैं अभी? वो नहीं, अभी नजर नहीं आ रहे हैं हमें। वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए। जहाँ रोजगार होगा वहाँ पर सामाजिक विषमता अपने आप खत्म होती चली जाएगी, राजनीतिक स्थिरता होगी, सोच व्यापक होगा और शिक्षा पर ध्यान देना। नई शिक्षा नीति लाई गई है, उसके अभी परिणाम सामने आना का समय लगेगा उसे, पर शिक्षा का जो विकास होना चाहिए वो अब भी मेरे को नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। शिक्षा और विकास का सीधा सीधा संबंध है। जब तक शिक्षा मजबूत नहीं होगी, रोजगार मजबूत नहीं होगा, ये दोनों चीज़ें एक विकासशील भारत के लिए बहुत ही अनिवार्य चीज़ें हैं। नंद जी, हम अब बात करें स्थानीय जो हमारी 2 लोकसभा सीटें और स्थानीय मुद्दों पे। 2014 का मुझे आज भी मोदी जी का वो भाषण याद है जो कोठी मीना बाजार में उन्होंने भाषण दिया था और खुले बड़ा उपहास उड़ाया था उन्होंने केंद्र व प्रदेश सरकार का कि आगरा जैसे जो शहर है, ताज, जहाँ इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय महत्व का ताजमहल जिस धरोहर जैसी है, वहाँ उस शहर में हवाई अड्डा नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। और दूसरा जो उनका बड़ा उपहास, वो उस समय बात हो रही थी पानी की, पेयजल की, तो उन्होंने कहा था कि गुजरात में हमने ऐसी पाइपलाइन डाली है जिसमें कि एक मारुति कार बड़े मज़े से निकल सकती है। तो ये आगरा के ज्वलंत मुद्दे थे जो छुआ था उन्होंने 2014 में। आज हम बैठे हैं 2024 में, तो क्या आपको लगता है कि आगरा को, केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, आगरा को जो मिलना चाहिए था वो मिल पाया है? नहीं, हवाई अड्डे की बात जो आपकी है, अभी पिछले दिनों मैंने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा भी था और आपको भी जानकारी होगी कि यहाँ पे सिविल एविएशन की मंजूरी हो गई है और उसके लिए कुछ निर्माण कार्य की अनुमतियाँ भी हो गई हैं, पहली बात। दूसरी बात, पहले आगरा से सिर्फ एक फ़्लाइट थी, बनारस खजुराहो, आगरा बनारस खजुराहो, आगरा बनारस खजुराहो। आज की तारीख में 8-9 फ्लाइट हैं। इस समय ये 3 फ्लाइट हैं। अहमदाबाद की फ्लाइट कुछ समय के लिए भी बंद हो गई है। 3 फ्लाइटें हैं, वो भी चलती नहीं है साहब। और आगरा से बहुत छोटे छोटे शहरों में कहीं ज़्यादा फ्लाइट हैं और कहीं बड़े एयरपोर्ट्स हैं। मतलब जहाँ कुछ भी नहीं, कुशीनगर जैसी जगह आप जाकर देखेंगे, आप ग्वालियर चले जाइए और एयरपोर्ट है। एक बात नंदन जी, कुछ स्वीकार करने में कोई बुराई थोड़ी ना है। नहीं तो मतलब हम जैसे लोगों की वजह से ही हमें कुछ नहीं मिलता है। मतलब कुछ है नहीं। नहीं वही मैं कह रहा हूँ। हम अरे नंदन जी, मान लीजिए ना कि हमारे जनप्रतिनिधि नाकारा हैं, आगरा को कुछ नहीं दिला सकते, क्यों नहीं मान लेते हैं आप? फिर भी हम भाजपा को ही जिताएंगे, उसमें कोई बात नहीं। एयरपोर्ट का जो विषय आप बार बार उठा रहे हैं, अरे एयरपोर्ट के अलावा क्या मिल गया साहब आगरा को? एक चीज बता दीजिए, हाई कोर्ट मिल गया, स्टेडियम मिल गया, क्या चीज मिल गई आगरा को? नहीं, देखिए एक बात कहना चाहूंगा मैं, रोजगार के कोई साधन है? यहाँ पर एक भी युवा आगरा में रह नहीं सकता, उसके लिए क्या रोजगार है आगरा? आने वाले 5-10 सालों में आगरा बुड्ढों का शहर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का व्यक्ति पढ़ने से लेकर रोजगार के लिए आगरा छोड़ के भटक रहा है, बच्चे बाहर रहते हैं। नहीं, विशेष और यहाँ इतने लोग हैं, व्यापारी किसका बच्चा आगरा शहर? देखिए, व्यापार की दृष्टि से एयरपोर्ट बहुत जरूरी है। आज मैं किसी चीज का व्यापार करता हूँ, मुझे राजकोट जाना है या दिल्ली जाना है, तो मैं सुबह जाकर शाम को लौट सकता हूँ।
अब वो आप कनेक्टिविटी आज मुझे नहीं है बताइए, आगरा। आगरा जैसे शहर में आज अपने इलाज कराना है तो ये मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करके जाते हैं। एविएशन होना ही चाहिए। अरे नंदन जी चलिए, बड़े प्रयास ही होते रहेंगे साहब। आगरा को केवल एक ही सांसद ने छूने का प्रयास किया था, वो थे अजय सिंह। इसके अलावा किसी सांसद ने छूने का प्रयास अभी तक नहीं किया। यहाँ पर एयरपोर्ट होना बहुत जरूरी है। आप ये देखिए, टूरिस्ट प्लेस जो वर्ल्ड के नक्शे पे पहचाना जाता है आगरा को ताजमहल के कारण, पर यहाँ पर जो व्यवस्था पूरे भारत को पहचाना जाता है, पूरे भारत को, पूरे इंडिया को ही चलिए ये तो बहस का विषय है। रवि प्रकाश जी, मैं एक बात और कहना चाहूँगा। देखिए, जब आपका ये सब यहाँ डिस्कस हो रहा है तो कुछ बातें डिस्कस होनी चाहिए। आप, मैं कहूँगा व्यापारियों के बीच में रहता हूँ और व्यापारियों के मतलब मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि आप चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे ये अपना इंडिया गठबंधन हो, और चाहे बसपा हो, ये तीन ही पार्टी 4 पार्टियाँ मतलब जो मेन है, इनके किसी भी घोषणा पत्र में व्यापारियों के लिए एक लाइन नहीं लिखी है जी। आप देखिए आगरा के अंदर हजारों लोग ऐसे हैं जो इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, उनके लिए एक प्लॉट उपलब्ध नहीं है जी, न कोई इंडस्ट्रियल एरिया बनाया। दूसरी बात, पूरा कोरोना काल निकला, कोरोना काल में सारे लोगों को पैसे बांटे गए, किसी को फ्री राशन दिया गया, किसी को कुछ दिया गया। हमारे कई व्यापारियों ने आत्महत्या कर ली पैसा न देने की वजह से, उस कोरोना काल के चक्कर में। उसके बाद भी हमारे लोगों को, जितने व्यापारी थे उनको पैसा दिया बैंक से, उनका जो पिछला लोन था उसका उन्होंने ब्याज ले लिया और उस ब्याज के ऊपर फिर ब्याज ले लिया, और जो पैसा दिया जबरदस्ती पैसा दिया उन्होंने 20%, उस पैसे पे ब्याज ले लिया। तो मेरा केवल कहना ये है कि व्यापारियों की कौन सुनेगा? आज जो कोई पार्टी ने तो वो रवि प्रकाश जी कोई सुन ही नहीं रहा, तो फिर क्या? कोई, आप कह रहे हो कोई भी पार्टी नहीं सुन रही, तो क्या करें फिर साहब? नहीं, मैं केवल इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये व्यापारियों को सोचना पड़ेगा। तो बेचारे व्यापारी को एक पार्टी को तो वोट करना ही पड़ेगा साहब। व्यापारियों को टिकट कहाँ मिलता है? यही बात मैं कहने जा रहा हूँ कि न तो व्यापारियों को टिकट मिलता है, और न व्यापारियों को सुनने वाला है, और न व्यापारियों के हितों में कोई कार्य कर रहा है। अच्छा, दूसरी बात एक और है, आप जो है कहते हैं कि हमको रोजगार चाहिए। रोजगार कौन देगा? रोजगार आपको आज इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला है MSME, जो छोटा सेक्टर है, जिसके यहाँ 10 आदमी काम कर रहे हैं, किसी के 5 आदमी काम कर रहे हैं, 20 आदमी काम कर रहे हैं, वो सेक्टर काम देने वाला है। आगरा के अंदर सबसे बड़ा काम जूते का है, उसके बाद हौजरी का काम भी है, और छोटे छोटे सेक्टर बहुत है, लेकिन उनके लिए जगह नहीं है। आज हम कहीं गए इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री की जगह नहीं है, और उनको प्लॉट नहीं है, और है तो रवि प्रकाश जी, तो आप लोग संगठित होकर क्यों नहीं यहाँ के जनप्रतिनिधियों से ये डिमांड कर पाते हैं? तो ये कहीं ना कहीं आपकी और हमारी कमजोरी नहीं है। मैंने अभी पिछली बार प्रयास किए थे भाई, आज जनप्रतिनिधि को कोई चिंता ही नहीं है, ना व्यापारियों की चिंता है, ना शहर की चिंता है, तो फिर उसकी क्या वजह है? उसके लिए हम और आप ही जिम्मेदार हैं? नहीं, हमारे प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी। अभी क्या यहाँ पे माहौल क्या हुआ है इस 8 साल 10 साल में, कि कोई भी आदमी अगर इनके खिलाफ कोई बात करेगा उसको तो जो जेल भेज देंगे। मतलब नहीं, देखिए सुनिए, मैं उसकी दुकान को चुप करा दिया जाएगा। बुरों में से कम बुरा चुनना, उसका लाभ मिल रहा है, बस ये है। हमने सरकार देखी, हमने भी चीफ मिनिस्टर के पुतले फूके, आज तक कोई जेल नहीं गया है। आप पुतला फूक कर दिखा दीजिए चौराहे पे, लोकतंत्र हत्या हो रही है। चलिए वो लोग अरे आप ये जो 2 लोकसभा सीट हैं आगरा जिले में, तो उनमें कैसा दृश्य देख रहे हैं, कैसा परिदृश्य देख रहे हैं? कहीं मुकाबला है, या देखिए भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की गारंटी पे पूरा भरोसा जनता जता रही है? नहीं, आगरा सीट की अगर हम बात करें तो मोदी जी की गारंटी पर लोगों को भरोसा पूर्ण रूप से है, और प्रत्याशी के ऊपर भी पूर्ण रूप से भरोसा है। ये प्रत्याशी के ऊपर भी आती है। जब बात फतेहपुर सीकरी की थोड़ी करते हैं तो फतेहपुर सीकरी का माहौल तो आप देख ही रहे हैं, आप तो मुझसे ज़्यादा परिचित हैं, डेली अखबार देख रहे हैं, और वहाँ क्या चल रहा है वो समझ में आ रहा है। जैसा मैं सुन रहा हूँ, फौजी बाबा का नाम थोड़ा सुनने में बहुत अच्छे से चल रहा है। शरद जी, आप क्या देख रहे हैं दोनों लोकसभा सीटों में? सहमत हूँ आपकी बात से पूर्ण रूप से। नंद जी, क्या इन जो जिस तरह की बातें चल रही हैं फतेहपुर सीकरी की, पंकज जी ने कहा, शरद जी ने कहा कि वहाँ मुकाबला काफ़ी संघर्ष दिखाई दे रहा है, कड़ा संघर्ष दिखाई दे रहा है, और गठबंधन प्रत्याशी हैं जो राजनाथ सिकरवार, वो काफ़ी मजबूत होके उभरे हैं। क्या आप सहमत हैं कि वहाँ कहीं ना कहीं? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पे बात कोई भी हो, लेकिन जो हमारा इमीडिएट आवश्यकता होती है वो हमारा प्रतिनिधि होता है। तो किसी भी प्रतिनिधि को, किसी भी पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि हो, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रांतीय नेतृत्व कितना भी मजबूत हो, उसको अपना व्यवहार भी जनोन्मुखी रखना ही चाहिए।
आपके दादा नाना से आपके संबंध कितने अच्छे हो, लेकिन घर में अगर घर के मेंबरों से आपके संबंध अच्छे नहीं है तो अल्टीमेट तो आपको सुनने को तो पड़ेगा। नुकसान तो तो होगा। नंदन जी आप जी मतलब आगरा में तो चूंकि एसपी सिंह बघेल साहब का व्यवहार ठीक है, सब जनता उनसे संतुष्ट हो या नहीं हो, असंतुष्ट नहीं है, जी जी जी। इसलिए आगरा की सीट तो एकदम मजबूत है। लेकिन मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूँ, हो सकता है आप लोग मुझसे सहमत ना हो, फतेहपुर सीकरी में भी अल्टीमेटली राजकुमार चाह ही विजेता होंगे। और ये बात सही है कि जैसा राष्ट्रीय नेतृत्व को भी उनके लिए माफी मांगनी पड़ी, एक प्रत्याशी एक सांसद के रूप में ये उनका व्यवहार सराहनीय नहीं कहा जा सकता, इसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती। उनको अपना व्यवहार जनता के साथ व्यवहार जोड़ के ही रखना चाहिए। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो मैं अब ये बात कह रहा हूँ कि एक वर्ष में ही अगर उनका व्यवहार सुधार में नहीं आता है तो राष्ट्रीय नेतृत्व को उनके बारे में 5 साल इंतजार ना करके 1 साल में ही कुछ ना कुछ विचार करना चाहिए। दूसरी बात, मैं एक गारंटी की जो बात कह रहा था फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की, हम एक 25,000 रुपये का फ्रिज लेते हैं और उसमें कमी होती है तो कंपनी के पीछे उपभोक्ता अदालत में वाद करते हैं। सही बात। तो एक सरकार चुनते हैं, उसके बहुत सारे वादे होते हैं, वो एक अगर उसको पूरा नहीं करती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई क्रिमिनल सूट फाइल होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। सिविल सूट तो 50 साल में भी डिसाइड नहीं होगा, बहुत अच्छी उनके खिलाफ क्रिमिनल सूट फाइल होना चाहिए। इस देश में ये एक आम मतदाता के अधिकार की रक्षा बिल्कुल के लिए बिल्कुल जरूरी है। इस आपकी इस बात से सभी सहमत हैं। जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक कुछ अंकुश नहीं लगेगा, कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देगा। रवि जी, आगरा लोकसभा जिले की दोनों लोकसभा सीटों पे आपका क्या आंकलन है? नहीं रवि प्रकाश जी, ये बताइए, अभी आपने बहुत सारी कमियां बता दी, आगरा को कुछ नहीं मिला, व्यापारियों को कुछ नहीं मिला, युवाओं को कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी यहाँ से भाजपा जीत जाती है। देखिए, एक आगरा जो लोकल की सीट है, जैसे मुझे कहने में कोई वो नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ है, मतलब भारतीय जनता पार्टी का वोटर और कमिटेड वोटर है जो RSS से संबंध देते जाते हैं, और वो बेस्ट हाउस सीट है और बेस्टों को एक तरह से वोटर माना जाता है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए इसके पीछे केवल एक ही रीजन है, और ये यहाँ के प्रतिनिधि भी काम इसीलिए नहीं करते। इसके पीछे कारण यही है, वो जानते हैं कि हम काम करें या न करें, हमको अगर ये सीट मिल जाएगी और हमें टिकट मिल गई तो 100% जीतेंगे। मतलब हम लोग ही जिम्मेदार हैं। हमें इसके लिए जिम्मेदारी कोई नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार हम स्वयं जिम्मेदार हैं, और हमें अपने स्वयं को बदलना पड़ेगा। हम नहीं बदलेंगे। आप देखिए, राजस्थान के अंदर एक बार सरकार कांग्रेस की, एक बार भारतीय जनता पार्टी जी जी चेंज होता है जी। राजनाथ जी भी कहा करते थे, मुझे 2 दिन की याद है, 84 की याद है, तो जब भाषण दिया करते वो कहते थे कि रोटी को उलट पलट के सीखी, नहीं सीखोगे तो जल जाएगी। यही राजनीति है। राजनीति को अगर उल्टेंगे पलटेंगे नहीं तो आपका काम होगा ही नहीं। आज देखिए, सबसे बढ़िया हेल्थ सिस्टम का काम अगर हो रहा है राजस्थान में, तो हो रहा है सबसे बढ़िया। गुजरात में लागू होती है, गुजरात में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, वहाँ रोटी तो पलटी नहीं गई थी। नहीं, मैं गुजरात घूम के आया हूँ, तो गुजरात में तो बहुत अच्छा काम होगा। अच्छा। गुजरात के अंदर जितने काम अगर अच्छे भी हैं, हॉस्पिटल चल रहे हैं, तो वो जो है लोगों के चैरिटेबल ट्रस्ट के टाइप के हैं, गवर्नमेंट का नहीं है। आप राजस्थान में जाके देखिए, आप किसी हॉस्पिटल जाइए, आप एक छोटे PSC में चले आइए, सफाई। तो रवि प्रकाश जी, अब चलिए, आगरा तो आपने गढ़े, अब जी 1 मिनट जी 2007 से 2023 15.5 साल में गुजरात में रहा हूँ, और रवि कांजी की बात का मैं एकदम विरोध करता हूँ। मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। गुजरात में नहीं, वहाँ सभी कुछ बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, सभी कुछ अच्छा है। वो सार्वजनिक परिवहन है, वो भी गुजरात सरकार का है, नहीं, वहाँ सब कुछ अच्छा है। अब मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। राजनीतिक विरोध मत कीजिए। नहीं, बात ठीक है आपकी। रवि प्रकाश जी, चलिए, यहाँ तो ये हो गया। अब फतेहपुर सीकरी जो अभी जो सब लोग का आंकलन हो रहा है, काफी फाइट वहाँ पर। गुजरात तो मैं एक बात और कहना चाहूँगा, 2007 से नहीं, उससे पहले से ही बहुत विकसित राज्यों में शामिल नहीं ना भाई साहब, ना बिल्कुल यहाँ से मैं नहीं बिगाड़ूंगा, अलग से बात बता दूंगा आपको। तो रवि प्रकाश जी, ये फतेहपुर सीकरी में क्या वजह आपको लग रही है, किस वजह से वहाँ मुकाबला हो पा रहा है? देखिए, फतेहपुर सीकरी में जो कैंडिडेट, जो इंडिया ने कैंडिडेट दिया ना, उस कैंडिडेट का अपना खुद का एक असर है। वहाँ मतलब स्थानीय आक्रोश है, वो भारी पड़ रहा है संगठन पे। जो स्थानीय आक्रोश हुआ है, जो 4 पार्टी का आक्रोश है, वो लोगों का प्रत्याशी का आक्रोश है, उसके पीछे कारण है। तो दोस्तों, मन की बात मशीन में से हम जानने का सिलसिला जारी रखेंगे विभिन्न पैनल के साथ। और यदि अभी तक आपने
अपने मताधिकार का उपयोग नहीं किया है तो आपसे हमारा विनय अनुरोध है, घर से बाहर निकलिए, गर्मी की परवाह मत कीजिए, आप अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य कीजिए, तभी आप अपनी मन की सरकार चुन पाएंगे, अपने मन का प्रत्याशी चुन पाएंगे। फिर बाद में दोष ना दीजिएगा यदि आपने अभी वोट नहीं दिया तो सबसे गुनाहगार यदि कोई कार्य नहीं होता है तो उसके गुनाहगार आप माने जाएंगे। सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।